नमस्कार दोस्तों। हरियाणा की जो खट्टर दुष्यंत सरकार है वो जो संवेदनहीनता होती है उसके उच्चतम स्तर पर पहुंच चुकी है। आज के वीडियो ब्लॉग में इसकी बात करेंगे। एक लेटर मैं आपको दिखाता हूं। ये लेटर आप देखिए। ये लेटर जारी किया गया है कार्यालय जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रोहतक की तरफ से। असल में इसको सरकार की तरफ से आदेश मानिए, क्योंकि एक अधिकारी इस तरह का लेटर अपने स्तर पर जारी नहीं कर सकता। ये लेटर जारी किया गया है जो 1983 बर्खास्त पीटीआई हैं उनके बारे में। असल में देखा जाए तो ये उनके बारे में भी नहीं है। ये लेटर जारी किया गया है उन 1983 बर्खास्त पीटीआई में से जो दिवंगत हो चुके हैं। उनके प्रतिनिधि से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि 38 ऐसे पीटीआई हैं जिनकी मौत हो चुकी है, जो स्वर्गीय हो चुके हैं, दिवंगत हो चुके हैं। ये लेटर उनके बारे में जारी किया गया है और इसमें पता है क्या कहा गया है? इसमें यह आदेश जारी किया गया है कि दिवंगत हो चुके अध्यापक अध्यापिकाओं के परिवारों को जो मासिक आर्थिक मदद मिल रही है उसको तुरंत प्रभाव से रोक दिया जाए। ये संवेदनहीनता का उच्चतम स्तर है। ये संवेदनशीलता का निम्नतम स्तर है। मैं बार बार कह रहा हूं कि पीटीआई के मामले में एक बड़ा ग्राउंड बनता है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। इस आधार पर सरकारें बहुत बार फैसले लेती है, यहां तक अदालतें भी फैसले लेती हैं, लेकिन ये सरकार उस बारे में फैसला नहीं ले रही है। उस आधार पर निश्चित तौर पर फैसला नहीं ले रही है, क्योंकि इसमें उसे राजनीति नजर आ रही है। इसको भी थोड़ा सा मैं आपका टाइम वेस्ट करते हुए शेयर कर देता हूं। एक और चीज देखिए, ये लेटर सच में ही आप अगर इसको देखेंगे तो शायद आपको इससे बुरा कुछ नहीं लगेगा। कम से कम मैंने अपने मतलब जब जब से होश संभाला है, इन चीजों को समझने लगा हूं, मैंने इससे संवेदनहीन फैसला शायद किसी सरकार का नहीं देखा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि राजनीति किस तरह से हो रही है। आप इस खबर को देखिए। एफआईआर दर्ज की गई है एचएसएससी के पूर्व अध्यक्ष के खिलाफ, जिन्होंने ये 1983 पीटीआई की भर्ती की थी। इसमें शायद कोई बुराई नहीं है। बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं, सच में ही इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आप इस खबर को देखिए, मैं साथ में कुछ और खबर दिखाता हूं और इसमें राजनीति कहां पर है वो आपको स्पष्ट समझ में आ जाएगी। यह है कि पूर्व जो चेयरमैन है उनके खिलाफ एफआईआर है। और जो बड़ा आरोप क्या है कि पीटीआई के भर्ती में घोटाले का आरोप लगाते हुए, और आरोप का आधार बड़ा क्या बनाया है कि चहेतों को साक्षात्कार में, इंटरव्यू में 20 से 27 अंक दिए गए और योग्य उम्मीदवारों को मात्र 7 से 9 अंक दिए गए। एक तो मैं बार बार ये कहता हूं कि योग्य और मेरिट, इन दोनों में बहुत फर्क होता है। योग्य हर वो उम्मीदवार होता है जो किसी भी भर्ती के लिए अप्लाई करता है। उसके बाद चढ़ती है मेरिट। मेरिट इसलिए चढ़ती है क्योंकि अप्लाई करने वाले योग्य उम्मीदवार ज्यादा हैं लेकिन भर्तियां कम है, इसलिए मेरिट चढ़ाई जाती है। तो एक तो बेसिक अंतर यहां पर यह है। लेकिन आप इस खबर को देखिए, पूर्व चेयरमैन के खिलाफ किस आधार के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है? क्योंकि इंटरव्यू में जो टॉपर्स रहे होंगे किसी तरह से, उनको कम नंबर दिए गए और दूसरों को ज्यादा नंबर दिए गए। अब आप अगली अगली खबर के ऊपर आइए। ये रहा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साक्षात्कार प्रक्रिया कटघरे में। इसका आधार क्या बताया गया कि जिनको 114 अंक मिले थे रिटन टेस्ट में उनको 23 नंबर दिए गए, और जिनको 132 अंक मिले थे रिटन टेस्ट में उनको 12 नंबर दिए गए। 132, 130 और 126 अंक वालों को कम नंबर देकर 12, 14, 14 नंबर देकर भर्ती से बाहर कर दिया गया, और 114 नंबर वालों को 25 में से 23 अंक देकर सिलेक्ट कर लिया गया। ये पीडब्ल्यूडी बी&आर विभाग के जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की परीक्षा हुई थी, भर्ती हुई थी, उसके ऊपर ये आरोप लगे थे। आप आगे आ जाइए। इसमें एक और है, टॉपर स्टम्प्ड मीडियोकर मेक मैरी, एचएसएससी ट्रांसपेरेंसी क्वेश्चन एज हाई स्कोरर फेयर पुअरली इन इंटरव्यू। इसमें यह बताया गया है कि एचपीएससी की जो भर्ती हुई थी उसमें जो टॉप स्कोरर थे, यहां तक तो इसमें तो ये भी आरोप लगे हैं कि जो टॉप 3 थे उनको कम नंबर देकर बाहर कर दिया गया, और जो मीडियोकर्स थे, उनसे नीचे नंबर वालों के थे, उनको इंटरव्यू में ज्यादा नंबर देकर उनको सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये एचएसएससी की इसमें कई भर्तियों का जिक्र है। इसमें एक तो पंजाबी उसकी थे, कॉलेज काडर के पंजाबी प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर इन पंजाबी थे, और भी कई भर्तियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो ये आरोप लगे थे। उसके बाद आप आ जाइए, और भी कई सारे हैं मेरे पास। कुछ एक जो पुरानी कटिंग्स है, क्योंकि मैं पहले भी लगातार ऐसी चीजों को रिपोर्ट करता रहा हूं।
ये मेडिकल कॉलेज में स्टाफ नर्स की भर्ती हुई थी, इसमें भी यही हुआ कि कम नंबर वालों का चयन हुआ और मेरिट वालों को बाहर कर दिया गया। ये भी आरोप लगे थे। उसके बाद क्या हुआ कि जब पोल खुलने लगी तो एचपीएससी ने तो क्या कर दिया कि इंटरव्यू के और जो पर्सनल अचीवमेंट होती है, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन होती है, उसको बताना ही बंद कर दिया कि किसको कितने नंबर दिए हैं। तो आप इन खबरों को वापस देखिए। ये खबर आपके सामने है, ये खबर भी आपके सामने है, ये खबर भी आपके सामने है, ये खबर भी आपके सामने है, और हूबहू ये खबर आपके सामने है। इसमें ये जो है ये पिछली सरकार के दौरान हुई भर्ती थी, इसलिए इसके ऊपर एफआईआर हो गई। लेकिन ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, और बता देता हूं मैं, ये जो नंबर ही बताने बंद कर दिए ये भी है। हाई कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए, तब भी आप आज भी एचपीएससी की बहुत सारी भर्तियों के बारे में, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए, नायब तहसीलदार हो गए, उनके बारे में आप पता करके देख लीजिए, आप आरटीआई से पता करके देख लीजिए, आपको क्राइटेरिया ही नहीं पता चलेगा, पता ही नहीं चलेगा कि किस आधार पर किसको कितने नंबर दिए गए हैं। तो एक ये भी आरोप है। उसके बाद आप डीसी रेट की भर्तियों के ऊपर आ जाइए, ये दैनिक भास्कर की खबर है। इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जो क्लर्क पदों के लिए भर्ती हुई थी उसमें 2-2, 3-3 महीनों का, 4 माह का वेतन लेके उनको भर्ती किया गया। फिर पेपर लीक है, पेपर लीक जुडिशरी से लेके क्लर्क तक के, और बहुत सारे, मतलब यहां तक तो 9वीं क्लास के होम एग्जाम तक के पेपर लीक हुए। और ये भी आ जाइए आप कि सवाल गलत करके बहुत सारे लोगों का नुकसान किया गया, अभ्यर्थियों का नुकसान किया गया, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया गया। तो ये तमाम जो आरोप हैं, ये इतने सारे आरोप लगे मौजूदा सरकार की भर्ती के ऊपर, लेकिन कोई एफआईआर नहीं, किसी तरह की कोई जांच नहीं। लेकिन एक जो 10 साल से जो नौकरी कर रहे थे उनके ऊपर जो आरोप लगे तो एफआईआर कर दी गई। इसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल। अगर किसी को कहीं पर कोई संदेह है तो फिर जांच होनी चाहिए, एफआईआर होने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर सेम आरोप आज की भर्तियों में लगते हैं तो क्या उसके ऊपर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? अगर इसी ग्राउंड के ऊपर अगर एफआईआर होनी है, जांच होनी है, तो क्या पिछली सरकार के साथ इस सरकार की भर्तियों में नहीं होनी चाहिए? और मैं सिर्फ आज ये बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताता हूं कि मैं इस बारे में बहुत पहले से बात कर रहा हूं। मैं एक वीडियो का ये स्क्रीनशॉट है, ये 31 मार्च 2017 को मैंने वीडियो डाली थी, और इसमें देखिए मैंने जो खबर आपको दिखाई थी इसमें उसका भी जिक्र किया गया था, और बहुत सारी जो भर्ती के दौरान उस दौरान अनियमितताएं चल रही थी, बहुत सारी जो शिकायतें थी उनका मैंने जिक्र किया था। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सरकार फेयर भर्ती करना चाहती है, और जो पीटीआई 10-10 साल से नौकरी कर रहे हैं उनको दोबारा टेस्ट देने में क्या दिक्कत है। एक पार्टी के बहुत ज्यादा लोग ऐसी बात कर रहे हैं, वो पार्टी जो पहले एक पार्टी को गालियां देती थी, बाद में उसी पार्टी के साथ सरकार बना लेती है। मैं उनको निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा कि मैं प्रतिनिधि नहीं हूं पीटीआई का, लेकिन फिर भी मैं दावा करता हूं कि मैं तमाम पीटीआई को मना लूंगा इस चीज के लिए कि वो दोबारा पेपर देने के लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। आपके नेता को मनाइए कि वो भी तो चुनाव जीत के आए थे, इस्तीफा दे, एक बार फिर चुनाव जीते। आपके नेता का तो जो टर्नओवर है वो 5 साल का ही है, इनका तो पूरी जिंदगी का सवाल है, ये पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हैं। आपके नेता को कहिए कि क्यों ना मध्यावधि चुनाव हो जाए, आप एक बार फिर चुनाव लड़के, क्योंकि आपने तो चुनाव जीता है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आपके कार्यकर्ताओं के हिसाब से, तो शायद पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे अब आप। अगर आपके नेता तैयार हैं तो फिर ये लोग भी तैयार हो जाएंगे। दूसरा, जिस लेटर का मैं बिल्कुल शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि भी जो दिवंगत हो चुके हैं 38 लोग ये बताए गए हैं, क्या सरकार के पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि स्वर्ग में जाके टेस्ट ले लेगी, स्वर्ग में जाके रिजल्ट घोषित कर देगी और बता देगी कि आप पास हुए हैं या फेल हुए हैं, आपके परिवार का आगे क्या होगा, भविष्य क्या होगा? वो लोग अपनी मेरिट कैसे साबित कर पाएंगे? आप इस तरह का फैसला कैसे ले रहे हैं? और जहां तक इंटरव्यू की बात है, एक बार मुझे याद है इवन तहल का जब न्यूज चैनल हुआ करता था उसमें मैं एंकरिंग करता था, तो एक बार डिबेट हो रही थी, इलेक्शन के दौरान की ही बात है, और मुझे याद नहीं है कि उससे पहले किसी डिबेट के अंदर भर्तियों का कभी मुद्दा चला हो।
मैंने सवाल पूछा था बाकायदा कि पारदर्शिता के लिए इंटरव्यू को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता। उसमें कांग्रेस के प्रवक्ता भी मौजूद थे, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी मौजूद थे। किसी ने जवाब नहीं दिया था। बीजेपी के प्रवक्ता भी ऐ बै 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 कर रहे थे। किसी ने नहीं कहा कि हाँ इंटरव्यू खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2015 को इंटरव्यू खत्म करने का ऐलान किया ग्रुप सी और डी की भर्तियों में। और सेंटर में तो ग्रुप बी की भी बहुत सारी भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया गया। ये 1 जनवरी 2016 से पूरे देश में लागू करने की बात कही गई। केंद्र की भर्तियों में तो हो गया, उन्होंने राज्य सरकारों को भी उसी मंच से कहा। उसके बाद बार बार राज्य सरकारों को लेटर लिखे गए। लेकिन खट्टर साहब की सरकार ने बहुत बाद में जाके, बहुत जब लगभग लगभग उनकी सरकार की भर्तियां पूरी हो चुकी थी, बहुत बाद में जाके इंटरव्यू को खत्म किया। क्यों? क्या ये आरोप उनके ऊपर नहीं लगने चाहिए कि अपने चहेतों को फायदा उठाने के लिए, देने के लिए ही आपने इंटरव्यू खत्म नहीं किया? और उसकी तस्दीक ये तमाम खबरें करती हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। और आज भी बहुत सारी ऐसी भर्तियां हैं जो लटकी पड़ी हैं, वो भी इंटरव्यू के आधार पर हो रही हैं। अगर इस आधार पर एफआईआर होती है तो सिर्फ एक चेयरमैन के खिलाफ क्यों हो, आज के चेयरमैन के खिलाफ क्यों नहीं होनी चाहिए? और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि 2000 परिवारों के रोजगार की बात है, 2000 परिवारों की आजीविका की बात है। 10 साल नौकरी करने के बाद मतलब किसी का रोजगार जाता है तो उसको बचाने के लिए हरियाणा में ही सरकारों ने बहुत बार फैसले लिए हैं। ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर फैसले लिए हैं, जनहित में फैसले लिए हैं, अदालतों के फैसलों को बदलते हुए फैसले लिए हैं। गेस्ट टीचर्स को लेके 3206 जो 3200 जो जेबीटी थे उनको लेके, पीआईएमटी को लेके और बहुत सारे उनको रोजगारों को लेके इस तरह के फैसले लिए गए हैं। इनमें क्यों नहीं हो सकता है? और जो ये फैसला लिया गया है कि जो दिवंगत हो चुके हैं उनके परिवारों की आर्थिक मदद रोकनी चाहिए, इससे असंवेदनशील फैसला, असंवेदनहीन फैसला शायद हो नहीं सकता। भर्त्सना है, ये शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, खट्टर साहब को और दुष्यंत चौटाला जी को।